अगर हम पीपी की बात करें तो जनरल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट, नोट्स, ये 3 बड़े सवाल हैं जो ज्यादातर पेपर में आते हैं। फिर उसके बाद लेजर्स और लास्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का सवाल कैसे आता है कि वो हमें ऐसे कोई डिटेल को गलतियां दे देगा और कहेगा कि बताओ जो पहले ट्रीटमेंट की हुई है वो ठीक है या नहीं। वो हम कहेंगे अगर ठीक है तो करेक्ट लिख देंगे, नहीं है तो गलत कह के फिर उसकी सही ट्रीटमेंट बता देंगे। अब इसमें वो कहता है कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 का है, 2020 है ना। Prepare relevant extract from DL statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 2019 and statement of financial position as on that date. Show comparative figure। इसका मतलब है उसने हमसे दिसंबर 2019 का पूछा है, तो इसका मतलब है दिसंबर 18 का भी हमने बताना है। फिर उसके बाद हमारा टारगेट होता है अदर इंफॉर्मेशन पढ़ना। DL uses cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment except specialized vehicle, that is revaluation model. DL transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning. Government grant is recorded as deferred income and a part of its transfer to income each years. क्या कह रहा है वो कि डेफर्ड इनकम मतलब सेपरेटली रिकॉग्निशन है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू मॉडल। कमाल का सवाल आ गया ना, पीपीई भी आ गया, IS-20 भी आ गया और IS-40 भी आ गया। 3 कॉन्सेप्ट हमारे, यानी 3 सवाल है, एक पीपीई का होगा, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होगा और एक IS-20 का होगा। अब हमारे पास सवाल 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला है जनाब, DL परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल 370 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2017। Vehicle have an estimated useful life 10 years with residual value 30 million. The revalued amount of the vehicle December 18 and 19 were determined 302 and 290 respectively. There is no change in life and मतलब change in estimation नहीं है। सवाल आगे जाते ही नहीं है, खत्म होगी बात ही। हम पहले इसके एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट किस साल के बनाने हैं? 2018 के और 2019 के। और सवाल है 1 जुलाई 2017 को एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल हमने खरीदा। हाँ जी, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए, एक्सट्रैक्ट बनाने किसके हैं ये भी हम देख लें, ये बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 3 स्टेटमेंट के बनाने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ये जिसका मर्जी पहले लिख ले, ये कोई मसला नहीं होता। सबसे पहले हम लिख लेते हैं DL है एक्सट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले नंबर पर हम लिख लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑन statement of profit or loss for the year ended December 19 और यहां पर लिख लेते हैं 2019 और 2018। यहां पर लिख लेते हैं रुपीस इन थाउजेंड है, मिलियन है, मिलियन। ओके, अब इसके नीचे पेपर में चाहे आप 2 पेज इस्तेमाल कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप लोगों का एस्टिमेट खराब हो रहा है तो आप 2 पेज इस्तेमाल कर लेना। इसके नीचे ही मैंने लिख देना है एक्सट्रैक्ट ऑन, नहीं ओसी है, ओसी है, क्योंकि इस सवाल के अंदर उसने OCI का भी एक्सट्रैक्ट पूछा है, देख ले मैंने हाईलाइट कर दिया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और OCI के अंदर क्या जाता है? सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। क्या? फॉर द ईयर। पिछला पड़ा हुआ नहीं, फॉर द ईयर, सिर्फ फॉर द ईयर। जब है ये फॉर द ईयर तो साल में मूवमेंट जो आएगी डेबिट या क्रेडिट जो हो रहा है फॉर द, so excess depreciation minus भी होगी। हाँ, ईयर एंडेड 31 दिसंबर
2019 और यहाँ पर आ जाएगा 2019 2000। फिर हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट। आप पूरी लाइन पे भी लिख सकते हो एज एट, जरूरी नहीं कि दूसरी लाइन में लिखो। एज एट 31 दिसंबर 2019 और फिर यहाँ पर 2019 और 2018। ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब हम पहले अपना सवाल हल करते हैं, यहाँ पर साथ ही वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नंबर 1 स्पेशलाइज्ड व्हीकल है। देखिए 1717 को एक व्हीकल हमने खरीदा 370 और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 30। सबसे पहले हमारा ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 70। तो 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, ऐसा ही है। मतलब अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन की बात करें तो 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना 70। कितना आ गया जी 353। लेकिन 2017 का तो हमने कुछ करना ही नहीं है। अब हम आ जाएगा 2018। एसेट आपका रीवैल्यू हुआ है और साल के एंड पे हुआ है। आप कैसे रीवैल्यू होके हो गया 302 का। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेप्रिसिएशन करेंगे 31 दिसंबर 18 34 पूरे साल की डेप्शन आएगी ना। 17 6 महीनों की थी 319। अब 319 वाला एसेट हो गया 302 का। कितना लॉस आया 302 का। हमारे पास लॉस आ गया 70। 2018 पूरा हो गया। अब 2019 में हम जा रहे हैं तो 2019 में हमारे पास पहले तो डेप्रिसिएशन आएगी 31 दिसंबर 90 डिवाइडेड बाय 8.5। भला क्यों? और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं ना। -30 माइनस करके -30 कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। और यहां से नहीं माइनस कर देना कहीं, डिवाइडेड बाय 8.5। तो 302 माइनस 30, जो आंसर आएगा उसको 8.5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 30। ये 2019 की डेप्रिसिएशन आ रहा है। और 17.2 302 में से 32 माइनस किया 270 और ये बच गया 15। और 270 वाला एसेट हमारा हो गया 290 का। अब 290 का होगा तो ये इसका मतलब है ये 290 हो गया। 20 का डिफरेंस आया तो 15 हमारा लॉस खत्म हो गया। 5 का आपका OCI आ गया। यहां तक क्लियर है? अब हमने इसको जाकर ट्रांसफर करना है। जो चीज 2018 किया है 2018 में, मैंने 2018 को ना ब्लैक में लिखा हुआ है और 2019 की चीजें रेड में लिखी ताकि समझने में आसानी। अब 2018 में क्या क्या चीजें आई हैं? बल एक डेप्रिसिएशन है 2018 की, कितनी? दूसरा 2018 में एसेट हमारा रीवैल्यू भी हुआ था, लॉस आया था। 2018 में हमारे एसेट की क्या वैल्यू होनी चाहिए 302 होनी चाहिए ना। ईयर एंड पे तो 302 हो गई। अब आपके 2018 के एक्सट्रैक्ट्स क्या क्या वैल्यू उठाकर लेकर जानी है। SOPL का एक आपकी डेप्रिसिएशन है 34, ओके, एक रिवैल्यूएशन लॉस है 17 का। सर लेकिन वो SOPL में चार्ट नहीं होता। रिवैल्यूएशन लॉस किधर जाता है सर? वो तो सिर्फ हमारे साइड पे अंदाजे के लिए नहीं रहता। नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री क्या होती है? SOPL में जाता एंट्री क्या पास होती है रिवैल्यूएशन लॉस की? SOPL डेबिट। और SOPL डेबिट हो रहा है तो क्या मतलब है इसका? SOPL में जा रहा है, नहीं, मतलब उसके एक्सेस तो नहीं ना। जो डिविजन 2 है ना, ये नहीं कहीं आता।
इस टू का नहीं मसला, टू का मसला, इसकी एडजस्टमेंट कहीं नहीं जाती, ठीक है ना। जो 17 है वो तो लॉस में आना है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये आपका एसओपीएल है, डेप्रिसिएशन आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018 में कितनी डेप्रिसिएशन आई है जी? 34। और 2019 की कितनी डेप्रिसिएशन आई है? 32। गॉट इट। फिर रिवैल्यूएशन लॉस, यहां ना लिख देना एसओपीएल, एसओपीएल के अंदर नाम एसओपीएल नहीं आता। अब 2018 में हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस आया था कितना, और 2019 में रिवर्स हुआ था। इलिमिनेशन की एंट्री बताएं। देखो ना, याद रखा करें, एसओपीएल के अंदर इनकम आती है और एक्सपेंस आता है। जो इनकम है वो लिखते जाओ और जो एक्सपेंस है वो लिखते जाओ। रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन कितने से, और इसको मैंने पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये इनकम है। लॉस हमारा एक्सपेंस होता है, रिवर्सल ऑफ लॉस ऑब्वियसली इनकम है। अदर इनकम की हेडिंग देकर लिख सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट ही लिख दी है ना, सारा एक्सपेंस भी और इनकम भी सारा कुछ इकट्ठे लिखी जा रहा हूं। आप अदर एक्सपेंस की हेडिंग देकर फिर एक्सपेंस अलग लिख लो, इनकम अलग लिख लो। ये 2018 और 19 के इनकम और एक्सपेंस लिखे जा चुके हैं। अब आप खुद देखिए, 18 में एक हमारा एक्सपेंस डेप्रिसिएशन आया था, 19 में भी एक डेप्रिसिएशन है, और फिर एक रिवैल्यूएशन लॉस आया था, और 2019 में रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन। मतलब जहां जहां आपकी एंट्री के अंदर एसओपीएल आएगा या इनकम और एक्सपेंस आएगा, वो एसओपीएल के अंदर अमाउंट आएगी। अगर आपका एसओपीएल डेबिट हो रहा है तो वो एक्सपेंस होगा, अगर आपका एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है तो वो इनकम होगा। अब आ जाते हैं हम ओसीआई के अंदर। 2018 में तो कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस नहीं आया, यहां पर सिर्फ क्या आता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। एसवी स्टैंड फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल, इसी का है ना। अब 2018 में कितनी अमाउंट थी सरप्लस की, अब तो था ही नहीं, और 2019 में क्या इसको रियलाइज किया था, खत्म होगी बात। अब चलते हैं एसओएफपी के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्पेशलाइज्ड व्हीकल। 2018 में उसकी क्या वैल्यू थी, 302। हमने तो दिसंबर 2018 की वैल्यू देखनी है, और 2019 में क्या वैल्यू थी, 290। कोई प्लस माइनस डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो। आपका स्पेशलाइज्ड व्हीकल कंप्लीट, उसके एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं है इसका। एसओएफपी भी हो गया, ओसीआई में जो फर्क था वो भी आ गया। और कोई चीज अगर आपको बात क्लियर नहीं हो रही तो आए उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 15 जो लिखा है सर, गेन जो है जी सर 20 लिख देते फिर तक पानी की 20 लिखते रिवर्शन गेन के नाम से। देखें हमारे एंट्री क्या पास होगी, एंट्री तो आती है ना, जब हमारा लॉस आया, सरप्लस आया था, तो हमारा एसेट हो गया था 270 से 290, हमारा पीपीई डेबिट हो गया था, 270 से 290 का हो गया, और हमारा एसओपीएल पहले पड़ा था 15 का पड़ा और ओसीआई, तो ये एसओपीएल में जाएगा और ये ओसीआई में जाएगा, और ये जाकर पीपी में ऐड हो जाएगा। अब पीपी में 20 ऐड होगा, लेकिन एसओपीएल के अंदर सिर्फ 15 जाएगा और ओसीआई में 5 जाएगा। अब अगर देख ले, आपने 2019 में जाकर देख ले, हमने यहां पर 5 लिखा, यहां पर 50 लिखा, और यहां पर 290 लिखा, मतलब 270 में 20 ऐड करके। और कोई परेशानी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम करते हैं, बट यहां पर तो हमारे पास डेप्रिसिएशन पहले एलिमिनेट हो गई होगी। रीवैल्यूएशन मॉडल में आपके पास जो, अगर साल के एंड में हम करते हैं रीवैल्यू, तो उससे पहले वाली एलिमिनेशन हो जाती है, एलिमिनेशन के बाद तो आपकी एक्यूमुलेशन बची नहीं।
आप मुझे बताएं, जब आपने 290 का एसिड बनाया था उसके बाद एक्शन ली? तो उसके बाद तो रिएक्शन है ही नहीं। और इससे पहले वाली रिएक्शन का क्या किया आपने? एलिमिनेट कर दी। और आपको पता है साल के एंड पे अगर रीवैल्यू करो ना तो वही वैल्यू आ रही होती है उस साल, जिस साल के एंड पे। हाँ, अगर कोई अगला साल आएगा तो फिर कोई डेफिशिएंट बने तो सही माइनस करने की। और खत्म स्पेशलाइज्ड व्हीकल। ओके, अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 2। DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of ₹280 million. एक प्लांट आपने किया 200। द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ 8 years. द प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 1/1/2018, जल्दी आपका अपना ही साल है, एंड अवेलेबल फॉर यूज 1/4/18। डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट करेंगे? 1/4 से। द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट 1 जून। तो डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे? 1 अप्रैल से। 1 जुलाई DL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट 120। सेम ईयर हो तो एसेट को देख लिया जाता है। million toward to the cost of the plant. The section letter states and DL ceased to use of the plant in the remote area before 31st December 2021. DL would be required to repay the grant in full. कहता है 2021 से पहले पहले आपने उधर से एसेट हटाने की कोशिश की तो आपको सारी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। खत्म, सवाल हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 2018 में एंट्री, दिमाग में सोचो, ये आपका दिमाग है। 1/4/19 को सेपरेट रिकग्निशन था ना, पीपीई डेबिट। नहीं, हमने उस दिन से लिखने लगे हैं जिस दिन से हमने वो डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो आपके लिए, वैसे तो 1/1/18 का कोई मसला ही नहीं है। पीपीई डेबिट कैश कितनी अमाउंट से? 280 से। और साथ एक एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 120। तो इसकी मैं लिखता ही नहीं ठीक है। ये हमारे पास एसेट भी आ गया, ग्रांट भी आ गई। अब साल के एंड पे एसेट डेप्रिशिएट कर लेते हैं, ग्रांट अमोर्टाइज कर लेते हैं, 2018 पूरा हो जाएगा हमारा। और अगले साल सेम काम करेंगे तो 2019 पूरा हो जाएगा। रिफंड तो है ही नहीं। अब देखिए पीपी की क्या लाइफ क्या है एसेट की? 8 साल। तो डिवाइड कर दे 8 पे और मल्टीप्लाई कर दे 9/12 से। दोनों के साथ सेम काम करें। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 26 26.25। डेफर्ड ग्रांट टू SOPL 11. ये 2018 पूरा हो गया आपका। अब क्या करेंगे? अगर मैं 2018 की बात करूं, एक्सपेंस में एक डेप्रिसिएशन जाएगी और अदर इनकम में 11.25 जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से। और SOFE के अंदर क्या जाएगा? 280 में से 26.25 माइनस होके जाएगा और 120 में से 11.25 माइनस होके जाएगा। अब आगे चलते हैं 2019 पूरा 8 डिवाइड कर 35। चलो जी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35 और डेफर्ड ग्रांट टू SOPL 50। सवाल हो गया। अब इसको पहुंचाओ अपने असल मुकाम पे जी। डेप्रिसिएशन प्लांट है जी। 2018 में कितनी डेप्रिसिएशन ली थी? 26. और 2019 में 35. गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, आप अलग अलग हेडिंग देकर लिख लेना। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम 2018 में कितनी इनकम चार्ज की थी? 11.25. और 2019 में? और जरा इसका OCI में कोई रोल नहीं। SOFP में आ जाओ। प्लांट यहां पर हमारे पास 280 में से 26.25 माइनस करके लिखेंगे।
218.75 218.253 में सर ये 253 253.75 0.75 और फिर 280 में से इसमें 26.25 में 35 भी ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 218 नहीं, इसमें 26 में 35 ऐड किया तो कितना आता है? नेट इफेक्ट लिया हुआ वैसे ऐड कर दो, 26 में 35 ऐड कर दो, 61 पॉइंट, तो ये माइनस करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 218.75 ये बात समझ लग गई ना? Yes, sir. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात, लेकिन यहाँ पर हम अच्छा अलग अलग करना है या इकट्ठा लिखें? नॉन करंट लायबिलिटी, अलग अलग करना सर, वो हमने अलग अलग किया डेफर्ड तो नहीं करते इसके ग्रांट, टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लिया करो और अपने ज़हन के हिसाब से। पहले आपके पास 120 था, 120 में कितना चला गया इनकम में? 11.25, वो तो खत्म हो गया ना। और कितना अगले साल इनकम में जाना है? 15। जो अगले साल इनकम में जाना है वो लिख दो करंट लायबिलिटी। देखिए ना, आपके पास था टोटल 120, ये तो परमानेंट खत्म हो गया ना, ये तो इनकम में चला गया। और अगले साल 15 जो किया वो भी निकाल के बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बच गई? 93.75। ये बात समझ लगी? 11.25 इनकम में चला गया, 15 करंट लायबिलिटी में चला गया, अगले साल वाला। डन। अब मजीद कितना बच गया? ये 93.75। अब ये जो 15 है ये तो चला जाएगा इनकम में, अगले साल फिर एक 15, अगले साल तो 93 पॉइंट में ये वाला इनकम में चला गया, मजीद एक, अब सिर्फ एक ही 15 माइनस होता जाएगा, कितना? टोटल आपके पास 93.75 बचा, उसमें से 15 फिर आ गई करंट लायबिलिटी में चला गया और बाकी की अमाउंट 78.7। अगर अलग अलग करना नहीं आता तो फिर इकट्ठा लिखो। सर फिर केस आ जाए ना रिफंड, इसमें तो सब चीजें ज्यादा आ रही है सर, तो इसमें आप इकट्ठा लिख दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अच्छा हमने ना यहाँ पर एक इक्विटी का भी बनाते हैं, इक्विटी का भी तो है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर वो रियलाइज तो हुआ नहीं, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का कॉलम है ना, 2018 में नहीं था, 2019 में 5 था। तो जो इक्विटी का कॉलम कोई है वो भी तो एसओएफपी के अंदर आता है। देखें, इक्विटी का कोई भी कॉलम है, आपका जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल था उसका 2019 में सरप्लस आया था 5 का, ओसीआई में जब भी जाएगा और इक्विटी के कॉलम में भी तो जाएगा। इक्विटी के कॉलम में आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का कैरी डाउन आता होता है। क्या आता होता है? कैरी डाउन। तो जब आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेटर बनाया होगा उसका कैरी डाउन 5 आ रहा होगा, अभी तो रियलाइज भी नहीं हुआ। आपका 2019 में 5 का सरप्लस आया, वो कहीं आपने एडजस्ट तो नहीं किया, अभी कहीं भी नहीं लिखा, तो कैरी डाउन में आ जाएगा। मतलब अगर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाते हो, ब्रॉड ऑन कुछ भी नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर आपका सरप्लस आया था, तो आपने एंट्री क्या पास की होगी? पीपीई डेबिट, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो पीपीई के नाम से कितनी अमाउंट आई होगी? 5, क्योंकि लॉस इधर नहीं लिखते, क्लोज किया होगा। कैरी डाउन, तो जो भी कैरी डाउन होते हैं वो एसओएफपी के अंदर आते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस इक्विटी के अंदर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं जी। अब आखिरी सवाल, मुर्तजा आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया जी, IAS 40 आ गया। कहता है वेयर हाउस वाज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी, प्रीवियसली ही द वेयर हाउस वाज इन यूज ऑफ डीआर। इसका मतलब है 1 जनवरी को रेंट पे दे रहे हैं, पहले क्या था? पीपीई था। इसका मतलब पहले पीपीई था, तो पहले तो पीपीई की एंट्री पास करेंगे। कहते हैं ऑन 1 जनवरी द कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इज 80 मिलियन और 16 साल। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन डेट एज द फॉलोइंग। कहते हैं 1 जनवरी 2018 को वो 104 मिलियन का हो गया। 80 मिलियन वाला एसेट
104 मिलियन का हो गया। एंट्री क्या एलिमिनेशन की एंट्री पास करेंगे, वो नहीं पास होगी क्योंकि अक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं बताई। लेकिन हमारे पास पीपीई डेबिट हो जाएगा, ओसीआई या रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा 20 से 104। कितना बना 24। और ये कब आया 2018। अब 2018 को हमारे पास ये अब अगली एंट्री क्या पास होगी भला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपी कितने से भला 104 से। अब 104 से एसेट हो गया 96 का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हुई ज्यादा, कितने से कम हुई 8 से। फेयर वैल्यू लॉस 8 से, और फिर 96 से कितने का हो गया 115 का। फेयर वैल्यू गेन 19। खत्म हो गया सवाल आपका। अब 2018 के इनकम एक्सपेंस लिखेंगे 2018 के अंदर, 2019 के इनकम एक्सपेंस लिखेंगे 2019 के अंदर। अब सबसे पहले तो आपने कहां कहां जो वैल्यू लिखनी है वो बताएं। सबसे पहले तो चलते हैं हम एसओपीएल के अंदर। हमारे पास सबसे पहला ओसीआई आया, वो तो यहां पर नहीं आएगा। अब जरा सोच लीजिए, पहली एंट्री मैंने पास की पीपीई डेबिट ओसीआई क्रेडिट, क्या एसओपीएल का कोई भी एलिमेंट उस एंट्री के अंदर था? नहीं। फिर एक फेयर वैल्यू लॉस आया और एक फेयर वैल्यू गेन आया। ठीक है, तो फेयर वैल्यू लॉस 2018 में आया था कितने का, और फेयर वैल्यू गेन कितने का आया था 15 का 19 का। डन। अब आए जरा ओसीआई के अंदर, ये खत्म हो गया इसका, क्योंकि फेयर वैल्यू गेन और लॉस ही था पूरे सवाल के अंदर और कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चले गए तो वहां तो फेयर वैल्यू गेन आता है या फेयर वैल्यू लॉस आता है, और ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं आई। अब यहां पर हम चलते हैं, ओसीआई आया एक 2018 के अंदर, हमारा एक रीवैल्यूएशन सरप्लस कितनी अमाउंट बला 24। वो 2019 में नहीं आई, किस में आई 2018 में। और ओसीआई के अंदर लिखते होते हैं फॉर द ईयर। आपका अगर आपका आईकैप्स का सॉल्यूशन देखोगे ना तो वहां गलत है। आईकैप की किताब में इसका सॉल्यूशन ठीक है, आईकैप की जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आईकैप की किताब है उसमें ये गलत हल की, गलत नहीं है, उसमें उसने ना क्या किया हुआ है, इस 24 की एक्सेस डेप्रिसिएशन भी फाइंड की हुई है 16 पे डिवाइड करके ना, इसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन हालांकि नहीं करनी, क्योंकि वो तो एक्सेस डेप्रिसिएशन तो तब आती है ना जब उसको डेप्रिशिएट करो। किधर 19 को सर, क्योंकि हम तो चले गए ना 2000। हाँ देखें 2018 के ओसीआई और एसओपीएल इसमें आती हैं फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन। क्या आती हैं फॉर द ईयर, और एसओएफपी के अंदर आगे ट्रांसफर होगा, मतलब पिछले साल भी 24 है, अगले साल भी 24 रहेगा। सर रूप में सर इससे 24 को सर ट्रांसफर किया हुआ है 24 से किया गया, हम चले गए, हमारा मॉडल चेंज हो गया। ओसीआई में नहीं होगा, ओसीआई में नहीं होगा, एसओएफपी में। ठीक है, क्योंकि यहां पर आता है फॉर द ईयर, तो ये तो कब सरप्लस आया था 2018 में, बस खत्म, यहाँ पढ़े फॉर द ईयर, बस फॉर द ईयर जो एंट्री में आ गया वो। एसओएफपी में चलते हैं जी, ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया था। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2018 में किस वैल्यू से आएगी भला 96, और 2019 में किस वैल्यू से आएगी 115। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो साल की एंड की फेयर वैल्यू पे आती है। 96 दिसंबर 2018 को उसकी क्या वैल्यू है 96, दिसंबर 19 को उसकी क्या वैल्यू है। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे आए तो अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाती है ईयर एंड पे, और उसका जो डिफरेंस है वो चला जाता है एसओएफपी के एसओपीएल के अंदर। इसके बाद हमारा जो सरप्लस आया है इसका
24 का आया था 2000, जो पिछले साल का कैरिड ऑन है वही अगले साल का ब्रॉड ऑन है, फिर अगले साल उसकी कोई मूवमेंट नहीं हुई तो 24 का 24 एज इट इज अगले साल भी आ गया। हाँ, आई कैप ने अपने सॉल्यूशन के अंदर इसको 16 पे डिवाइड करके वो अमाउंट माइनस करके आगे ट्रांसफर की हुई है, लेकिन आई कैप ने अपनी किताब के अंदर पिछले साल और इस साल 24 ही लिखा हुआ है। सर ये रियलाइज तब होगा जब एसेट सेल हो, जब एसेट सेल हो जाए, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि दोनों सालों क्यों आया, देखें आपका पिछले साल सरप्लस पड़ा हुआ है 24 का, अगले साल उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो अगले साल भी वही 24 का 24 रहेगा। तो एसओएफपी के अंदर कैरिड ऑन आ रहे होते हैं, फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन आती है ओसी उसके अंदर, ओसीआई के अंदर और एसओपीएल के अंदर। डेफर्ड ग्रांट का केस में चक्कर कोई नहीं, सवाल खत्म हो गया। 20 नंबर का ये सवाल था, ये है आपका टोटल सवाल, वर्क इंक्लूडिंग वर्किंग। ओके, अच्छा ये 20 नंबर का सवाल था और 20 नंबर में अगर हम 36 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसको हल करने के लिए पेपर, और मेरा नहीं ख्याल कि ये आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम ले। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, ग्रिप नहीं होती टॉपिक के ऊपर। अगर आपको चीजों का साफ साफ पता है ना, आपका अलग अलग इसको हल करते जाए साफ साफ सी चीजें पता चलती जाए जी। सर एक चीज बताओ, हाँ जी, हमारा जो वेयर हाउस था वो कॉस्ट मॉडल पे था, जब उसे इन्वेस्टमेंट में लाएंगे तो उससे पहले रिवैल्यू करते हैं। बिल्कुल रिवैल्यू करते हैं और बिल्कुल वैसे ही रिवैल्यू करते हैं जैसे उसको रिवैल्यूएशन मॉडल की तरह करते हैं। तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कंसीडर होगा, वो बिल्कुल सरप्लस होगा। सर फेयर वैल्यू गेन। वो फेयर वैल्यू गेन या लॉस तब होता है कि अगर वो पहले इन्वेस्ट जिस स्टैंडर्ड में पहले है ना, उस स्टैंडर्ड का समझा जाएगा जब ट्रांसफर होगा उससे पहले वाले। सर वो है कि कॉस्ट मॉडल पे। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड ने क्या कहा है कि जब वो आपने IAS 16 वाली बात आप लेकर आ रहे हो IAS 40 के अंदर, लेकिन उसको जब IAS 16 से आएगा तो तब अकॉर्डिंग टू IAS 16 रिवैल्यू का, तो अकॉर्डिंग टू IAS 16 रिवैल्यू करेंगे तो उसका वो फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ जाएगा, फिर सरप्लस या लॉस आएगा। चलें जी, आइटम 19 में देखें, मंडे लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो गया आपका समझ के साथ, और ये चीजें देख लेते हैं एक नजर बस। 2019 वाली फिर नमाज की ब्रेक करते हैं। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू द IAS 20। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट है, ये उसने IAS 20 का नाम लिखा हुआ है, ये कोई और बात नहीं है। The government makes a grant to an entity which is planning to develop teaching software for the children with learning difficulties. The purpose of the grant to help the entity to meet the general financing requirement. In the initial phase, there is no further condition attached to the grant. जैसे मिले सारी इनकम में लिख दो। जब कोई कंडीशन गवर्नमेंट ग्रांट पर अप्लाई ना हो तो जैसे मिले वैसे इनकम में लिख दो। जर्नल पर्पस उसने लिख दिया है ना, जर्नल पर्पस के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो रिकॉग्नाइज इन SOPL एज रिसीव्ड। जवाब क्या होगा, इट इज अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड देयर इज नो कंडीशन अप्लाइड ऑन, सो इट विल बी चार्ज टू SOPL एज रिसीव्ड। ये इसका जवाब है। तो सर ये रिलेटेड टू इनकम ना है, रिलेटेड टू इट, क्योंकि इसके ऊपर कोई टाइम की कंडीशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है ही नहीं। जनरल पर्पस के लिए जो दिया जाता है ना वो इनकम ही होती है। A manufacturing entity set up a plant in the area of high unemployment, a government grant 4 million is received with the condition the grant is repayable in full if the number of employees fell 100 at any time during the next 4 years. If it is highly probable that the entity will comply with the condition attached to the grant, हमने लिखना है since, if नहीं लिखना, since it is highly probable that the entity will comply the condition, so it 4 million recognized as government grant and there are two options है कि इसके लिए अप्लाई कि नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट 4 million received, कंडीशन है fell at any time, it is highly, हाँ ये नहीं लिख, प्लांट है, हमने लिखना है it is related to asset and will be there are two option, direct reduction from the cost of the asset, yeah, separate recognition and will be amortized over the life of the asset. If there is
breach of the condition at any time during the next 4 years, it will be refunded to the government. ठीक होगी बात. Last, free technical advice has been provided to the government grant export promotion department to help an exporter to market a new technology in north area. It is a government assistance. It is not a government grant because there is no transfer or resources to the entity. फिर जब गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में लिखना है ना, तो एक बात भी लिखनी है, इट शैल बी डिस्क्लोज नेचर एंड एक्सटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज अ गवर्नमेंट असिस्टेंस and shall be disclosed nature and extent of the government assistance in the financial statement. ये अंग्रेजी का ना ध्यान लिखना है. ये आपको अंग्रेजी मिलेगी कहां से? इनके सॉल्यूशन से. पूरी अंग्रेजी नहीं याद रखनी, जो बार बार हर सवाल के अंदर रिपीट हो रही होती है, उसको हमने पिक करना होता है. मंडे लिमिटेड आपकी जुबानी की ये सवाल आपका हो गया है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं. अगर किसी का नहीं हुआ तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. बहुत अच्छा सवाल है जी ये पियानो लिमिटेड वाला. इसकी ये जर्नल एंट्रीज वाला सवाल है. अगर कहते हो तो इस सवाल को हम हल करते हैं बट नमाज के बाद, ठीक है. ये फिर अकमल वाला, ये अब आगे फर्दर आपका ना वो काम स्टार्ट हो गया. सिंपल पीपीई का सिंपल सवाल है, लेकिन ये करने हैं आपने. और शेर दिल वाला सवाल भी ये एक है नोट्स का इस तरह आएंगे ना जी. इस तरह आएंगे ना जो लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन. हाँ, लेटेस्ट के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इस तरह के सवाल आएंगे. और मैं आपको कहा भी था कि आपने ना ये 2016 तक तो जाए ना, 2016 तक के सवाल कर ले, फिर उसके नीचे अगर आपको लगे कि जाना चाहिए तो चले जाए, वरना 13 तक जाना, 13 तक जाए. ये 15 तक चले जाए. ये अच्छा सवाल है 15 का. 15 तक चले जाए, फिर 14 आसान है. बाकी आसान ही है क्वेश्चन. लेजर तो यार वो सिंपल, अगर आपको लेजर ही नहीं बनाना आता, हाँ, तो उसके डेबिट क्रेडिट में लिखना है ना. 13 का कौन सा सवाल क्या है? अच्छा, बुक वैल्यू वाला, वो आसान सा बच्चों वाला सवाल. ठीक है, अपना अभी नमाज पढ़ लेते हैं.